मुश्किलें थोड़ी अलग है औरों से, मगर भावनाएं नहीं। सपने हमारे एक जैसे हैं, लेकिन रियलिटी में कहीं भेदभाव है। राहों में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन हमराही हमेशा साथ निभाते हैं। रेडियो मधुबन 90.4 FM पर सुनिए कार्यक्रम हमराही। दिव्यांग साथियों की कहानी, जिंदगी का साथ निभाने की ये है खास कहानियाँ। सिर्फ रेडियो मधुबन 90.4 FM पर रविवार शाम 5 बजे सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमराही रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हमराही कार्यक्रम का 51वां एपिसोड लेकर के हाजिर हूँ आप सब। और आज हम सब जानते हैं बहुत ही खास दिन, आज का दिन हम सब रक्षाबंधन के त्योहार के रूप में मना रहे हैं। रेडियो मधुबन के सभी श्रोताओं को रक्षाबंधन की और साथ ही साथ संस्कृत दिवस भी है आज के दिन, तो रक्षाबंधन और संस्कृत दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रोताओं, हमराही कार्यक्रम हर हफ्ते प्रस्तुत किया जाता है। हर हफ्ते एक नई कहानी, हर हफ्ते कुछ सवाल, कुछ जवाब और कहीं कहीं कुछ संघर्ष, ये सब आप देखते हैं। जब भी आपने हमराही शब्द को सुना होगा, आपके जहन में एक ही बात आई होगी, एक ही कहानी की कल्पना आप सबने की होगी। लेकिन आज का कार्यक्रम यकीनन आपको हमराही शब्द को लेकर के सोचने पर मजबूर कर देगा। इसीलिए शुरू में ही मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि आज का कार्यक्रम बहुत ध्यान से जरूर सुनिएगा। चलिए, तो आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। आज मेरे साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार मेहमान हैं। आप हमारे एक मेहमान से तो भली भांति परिचित हैं, लेकिन फिर भी मैं सबसे पहले कार्यक्रम को शुरू करते हुए उनका स्वागत करना चाहूंगा। कृष्णा दीदी का हम आज के इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। कृष्णा दीदी, थैंक यू सो मच संदीप भाई, एंड इट्स एन ऑनर फॉर मी। हमराही की मेरे ख्याल से 50 एपिसोड पूरे हो गए हैं, तो एक अर्धशतक होने के बाद आज रक्षाबंधन की स्पेशल एपिसोड में हम मिल रहे हैं। जैसे आपने दीदी कहा, मतलब हम सब भाई बहन एक दूसरे के साथ है और एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, और हम भी हमराही है एक दो के लिए आगे बढ़ने में। तो ऐसे मौके पर आपने एक नया कॉन्सेप्ट हमराही को एक नए तरीके से आप इंट्रोड्यूस करने के लिए सोचा है। बहुत अच्छा है, और उसमें हमें भी शामिल किया। थैंक यू सो मच। क्या बात है दीदी, बिल्कुल। हम सब जितने भी प्रस्तुत करता है वो सब एक दूसरे के लिए है, इस रेडियो के सफर के लिए हमराही हैं, और ये सफर कृष्णा दीदी आपके बिना पूरा नहीं हो सकता। चलिए, तो श्रोताओं, आप सोच रहे होंगे ये हमराही पर इतनी बात क्यों हो रही है आज का कार्यक्रम, क्योंकि मैंने कहा आप सबको कि आप हमराही शब्द को लेकर के विचार जरूर कीजिएगा। हमराही का मतलब होता है जिंदगी के सफर में किसी का साथ निभाना, सहयोग करना, अपने जीवन को साथ साथ जीना, और हर सुख में हर दुख में हमेशा कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहना। और चूंकि आज रक्षाबंधन है, तो फिर आज के इस सफरनामे का जो अर्थ है, आज की ये जो कहानी है, इसका जो मर्म है, वो और ज्यादा खास हो जाता है। बहुत सारी भूमिका हो गई, अब आपको सीधे सीधे मैं कहानी की तरफ लिए चलता हूँ। आज के हमराही की कहानी में एक बहन है और दो भाई हैं, और आज इन दोनों भाइयों और एक बहन के सफर की कहानी है। पिछले 50 सालों से ये तीनों, आज के हमारे जो विशेष आमंत्रित मेहमान, पिछले 50 सालों से कम, बल्कि इससे भी ज्यादा एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं। और हमारे तीनों ही मेहमान अविवाहित हैं, उन्होंने शादी नहीं, लेकिन कभी भी किसी को भी तकलीफ नहीं आने दी, आपस में हर सुख में हर दुख में हमेशा साथ रहे। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ, मेरी गुरु भी रही हैं और हमारे लिए तो
सब कुछ माता तुल्य हमें सिखाया है, पढ़ाया है, यहाँ तक पहुँचाया है। वासंती वसावड़ा मैडम का हमारे इस कार्यक्रम में। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं भी आप लोगों का सबको बहुत ही धन्यवाद देती हूँ और खास करके रेडियो मधुबन कृष्णा बेन और अपने रिकॉर्डिंग क्लब के सभी लोगों को हमारी तरफ से खूब खूब आशीर्वाद है कि आप लोगों ने हमको ये मौका दिया साथ में बातचीत करने का। मैं खूब खूब आशीर्वाद देती हूँ। मेरा नाम है वासंती वसावड़ा और मेरे 2 भाई ब्लाइंड हैं। बड़े वाले भाई मेरे करीब 85 वर्ष के हैं अभी और उन्होंने 1959 में अंध विद्यालय ज्वाइन किया था। अब मैं पहले उनसे थोड़ा आप लोगों को परिचय कर, क्योंकि अब वो थोड़े अस्वस्थ रहते हैं, तो थोड़ा उनका परिचय करा के फिर मैं आपको आगे की बात बताती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो महेश जी वसावड़ा। मैं महेश वसावड़ा 85 वर्ष का हूँ और मैंने देहरादून में ट्रेनिंग करी 4 वर्ष। उसके बाद अंध विद्यालय में टीचर बना और लगभग 40 वर्ष नौकरी करी और अब सेवानिवृत्त जीवन बिता रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बाकी तो स्वस्थ शरीर है, समय पे खाता हूँ, समय पे दवा भी लेता हूँ और सारा काम मैं स्वयं करता हूँ। जहाँ मदद की जरूरत पड़ती है वहाँ मदद भी लेता हूँ। क्या बात है सर, बहुत बहुत बढ़िया। आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे जी। तो वासंती मैम जी बताइए। हाँ, उनको क्या है कि ऑक्सीजन पे रहते हैं अभी, जरा उनको मतलब में तकलीफ है फेफड़ों की, उसके कारण तो वो ज्यादा बोल नहीं पाते हैं। बाकी हम लोग बेसिकली तो राजस्थान गुजरात के हैं, पर हम लोगों का शिक्षण वगैरह सब राजस्थान में ही हुआ है। और ये भाई, बड़े वाले भाई साहब अजमेर ब्लाइंड स्कूल में थे और हम लोग तीनों भाई बहन जन्म से दृष्टिहीन है और हमारे क्या हेरिडेटरी ब्लाइंडनेस है। उसके कारण हम लोग जो है अपने हिसाब से शिक्षण वगैरह सारा इन भाई साहब की सानिध्य में हुआ है। जी मैडम, बहुत बढ़िया। तो आप लोग आज हमारे साथ जो मेहमान है श्रोताओं, वो राजकोट गुजरात से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनका जो जीवन है वो ज्यादातर अजमेर में बीता है। एक और हमारे साथ मैडम के भाई हैं कुलीन कांत वसावड़ा सर, तो उनको भी हम इस कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं और उनका परिचय सुनते हैं। जी कुलीन जी सर, आपका स्वागत है। आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को बताइए। देखिए, मेरा नाम कुलीन कांत वसावड़ा जी। मैं 1954 में ब्लाइंड स्कूल अजमेर में एज स्टूडेंट भर्ती हुआ था जी। और वहाँ पर लगभग मैं 8वीं तक पढ़ा। फिर दयानंद विद्यालय अजमेर में मैंने 10वीं की जी। और उसके बाद मैं टीचर्स ट्रेनिंग का कोर्स ने किया। अब हमारे समय में 11वीं यानी हायर सेकेंडरी तक का कोर्स होता था जी। तो वो पूरा करने के बाद मैंने TCTB ये दिल्ली से किया जी। और उसके बाद में जो है वो मैं कुछ दिनों के लिए इंदौर में टीचर बना था। प्राइवेट स्कूल थी, उसमें MPW के नाम से तुम तो जानते होंगे, मध्य प्रदेश दृष्टि सेवा संघ। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें मैंने थोड़ी सी दिन नौकरी की थी और बाद में मौका मिला तो मैंने बीकानेर ब्लाइंड स्कूल में 1968 में ज्वाइन किया जी। और 68 से 71 तक मैं ब्लाइंड स्कूल बीकानेर में ही था जी। और 71 से 74 तक मैं साइटेड स्कूल में अजमेर आ गया। अच्छा। और मौका मिलने पर मेरे को 74 की लगभग सितंबर में ब्लाइंड स्कूल अजमेर में आ गया था। तब से लेकर के 2004 तक ब्लाइंड स्कूल अजमेर में ही मैंने नौकरी की और अप्रैल 2004 में मैं रिटायर हुआ। क्या तब से जो है मैं अजमेर में ही रहा हूँ
और अजमेर में मैंने अपना खुद का मकान भी बना रखा है जी। और राजकोट में भी अपना खुद का मकान है, जहाँ मैं आज मैं आपको राजकोट से बात कर रहा हूँ। जी 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 जी। क्या बहुत हम बहुत पिछले 2 साल से हम लोग राजकोट में ही हैं, बीच बीच में अजमेर जाते रहते हैं अजमेर के। और हमारा पेंशन जो है वो आदर्श नगर यूनियन बैंक में ही है जी। क्या ऐसा है? बोलिए अब आगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो आप तीनों सर जन्मजात दृष्टिबाधित हैं, है ना? मतलब जन्म हाँ, के समय से। बिल्कुल जन्म से ही दृष्टिबाधित। अच्छा, और थोड़ा सा सर परिवार के बारे में आप हमें बताएं हमारे शो। हाँ, परिवार के बारे में ऐसा है कि हम लोग 9 भाई बहन हैं जी। क्या 6 बहनें और 3 भाई, जी। जिसमें से अब हम लोग 4 ही रह गए हैं, बाकी सब की वो हो गई है। 6 बहनों में से 4 बहनें जाती रही है जी। और एक भाई की डेथ हो गई है जी। वो भाई हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंदौर में इंदौर नौकरी करते थे। अच्छा। क्या और जी। सिस्टर्स जो है वो गुजरात में ही सब रही हैं। जी सबसे बड़ी बहन हमारी अहमदाबाद में थी। जी। क्या जी। और ये सब है यार, बाकी तो और बोली। जी जी जी। तो और परिवार में पिताजी जो है जी वो बिल्कुल RSEB में नौकरी करते रहे जी। और लोग ठीक रहे। परिवार में किसी और को भी थी सर या आंखों की समस्या? नहीं, आंखों की तकलीफ नहीं है, लेकिन चश्मे सबको है। अच्छा, चश्मे थे सबको। चश्मे लगभग सबको। जी 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 जी। बहुत बढ़िया सर। आज रक्षाबंधन के अवसर पर श्रोताओं ये हमराही कार्यक्रम आज वसावड़ा परिवार के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें 2 भाई हैं और 1 बहन है। जैसे पहले तो राखी की बधाई देता हूँ आपको। थैंक यू सो मच। आपको भी रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाई हो। हाँ। और मेरे को लगता है कि आप गुजराती भी बोल सकती हैं। नहीं, साउथ इंडियन है कृष्णा जी, साउथ इंडियन है। अच्छा, साउथ इंडियन है, लेकिन पूरा भारत, पूरा विश्व बसता है ब्रह्म कुमारी संस्थान। ओके। क्यों दीदी? ओम शांति मैडम। हाँ जी, ओम शांति। जैसे आपने सोचा वो वरदान बन जाए, हम भी गुजराती सीख जाए। तो जैसे आप कह रहे थे कि आप तीनों अभी साथ में रहते हैं, तो आप तीनों का बचपन कैसा रहा बाकी भाई बहनों के साथ, और कैसे आपकी अपब्रिंगिंग रही? हमारे भाई बहनों का कोई इसमें तकलीफ वाला काम नहीं है। हम सब भाई बहन जो हैं सब मिलजुल के ही रहे हैं। हम लोग जब स्टूडेंट थे, मैं पर्सनली, तब मैं सभी बहनों के घरों पर अपने गर्मी की छुट्टियों में जाया करता था। बहनों के साथ, भाई के साथ, सबके साथ हमारे संबंध अच्छे ही रहे हैं। हाँ जी जी। मतलब बचपन में सबका आपस में तालमेल कैसा था? नहीं, तालमेल एवन था, तालमेल था। भाई बहन मिलके ही रहते थे। पिताजी की तनख्वाह पे चलता था काम, तो रहते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर संयुक्त परिवार ही रहे। अच्छा 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 अच्छा, बहुत बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर मैं वासंती मैडम को अब कार्यक्रम में। जी वासंती मैडम, आपका जीवन का जो पूरा सफर रहा है अभी तक का, हाँ, तो उसको आप किस रूप में मतलब देखते हैं? आपको कहाँ लगा कि चुनौतियाँ थी, और अगर थी तो फिर उनको पार कैसे पाया आपने? देखो ऐसा है, जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। पहले मैं बहुत छोटी थी, मेरे फादर इंजीनियर रहे जैसलमेर में। तो ये कुलीन भाई तो अजमेर पढ़ने लग गए, महेश भाई देहरादून से नौकरी पढ़ के और नौकरी लग गए। पर मेरी मम्मी की इच्छा ये थी कि मेरे को कहीं खुद से अलग नहीं करना पड़े। तो दिल्ली के लिए भी कई बार कहा मेरे पापा ने, भाइयों ने, कि भाई दिल्ली में बहुत अच्छा स्कूल है तो विरजानंद में इसको भर्ती करे। पर मेरी मम्मी की बिल्कुल इच्छा नहीं कि मैं लड़की की जात को मेरे से दूर नहीं करूं। तो फिर महेश भाई जब अजमेर में थे तो अशोक नियोगी सर थे हेडमास्टर साहब, उनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई मेरी सिस्टर ब्लाइंड है, क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि तो फिर तू उसको यहाँ बुला ले। तो वैसे तो अजमेर ब्लाइंड स्कूल लड़कों का है क्या, पर उन्होंने
महेश भाई को कहा कि तू उसको यहाँ बुला ले। तो मेरे फादर ने इंजीनियर रहे हुए, तो उनको प्रमोशन होने वाला था, तो उन्होंने कहा कि मुझे प्रमोशन मत दो, पर मुझे अजमेर मेरी बदली कर दो। तो हम लोग जैसलमेर से अजमेर आए और ये बड़े भाई साहब के साथ में मैं डे स्कॉलर के रूप में अजमेर ब्लाइंड स्कूल में अध्ययनरत रही। क्या तो अध्ययन करने के बाद में जब मैंने, मेरे 2-3 क्लास साथी थे, उन्होंने क्या करा कि 7वीं 6ठी से सीधा डायरेक्ट 10वीं दे दिया। क्या तो मुझे भी हुआ कि भाई मैं भी तो कर सकती हूँ। सही बात है। तो मैंने क्या करा कि 1970 में 71 में मैंने 10वीं की परीक्षा दी और 10वीं में मेरे 60% नंबर आए। और मैंने क्या, मेरी भाभी, मेरे भाई साहब, बीच वाले भाई साहब की शादी हुई, तो मेरी भाभी ज्यादा पढ़ी हुई नहीं थी। क्या तो मेरे भाई साहब ने कहा तू भी पढ़ और इसको भी पढ़ा। तो मेरी भाभी मेरा रीडर का भी काम करती और हम दोनों साथ में परीक्षा भी देने जाते। यूं करके मेरी पढ़ाई शुरू हुई। मेरी बेसिक तो अजमेर में हुआ, पर मेरा 10वीं से लेके MA तक का जो अध्ययन है वो इंदौर में रहा। अच्छा जी जी जी। तो अहिल्या विश्वविद्यालय से और भाभी ने और मैंने दोनों ने मिलके ग्रेजुएशन तो कर लिया। फिर बच्चे छोटे होने के कारण माँ ने भाभी को तो आगे पढ़ने के मना कर दिया और मैंने MA कर लिया। और बाद में क्या हुआ कि बीच में स्पेशल ट्रेनिंग TCT भी होती है दिल्ली में, वो 1 साल की करके और मेरा 1975 में ब्लाइंड स्कूल में अध्यापिका के पद पर नियुक्ति हो गई। तो चुनो क्या, और उसके बाद तो हम लोग तीनों भाई बहन एक ही स्कूल में हो गए। क्या मैंने खूब कोशिश करी कि भाई लेक्चरर और इसके लिए आगे बढ़ूं, पर मदर फादर की वृद्धता के कारण उन्होंने कहा तू कर तो ले, पर फिर मैं सबको नहीं संभाल पाऊंगा। क्या और फादर रिटायर हो ही गए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम जो भी मिल रहा है मिलके टाइम पास करना है, यूं करके। और हमने अच्छा शादी इसलिए नहीं करी कि हमारे परिवार में 7 जनों दृष्टिहीन है। मेरे बुआ जी का लड़का, मेरे चाचा जी का लड़का और मेरी 2 बुआ है, पर वो लोग तो पुराने उसमें थे। तो अब एक केवल जामनगर में मेरे बुआ जी के लड़के हैं, वो मतलब में संस्था चला रहे हैं, प्रकाश मंकोड़ी करके हैं। उन्होंने पूरे गुजरात में अपना जाल बिछा रखा है और वो अपना टाइम निकाल रहे हैं और हम तीनों तो साथ में चल ही रहे हैं। क्या जी। आप तो तीनों जब साथ साथ इतने सालों से रह रहे हैं मैडम, हाँ, तो घर में छोटे मोटे बहुत सारे काम होते हैं, उन सबको कैसे मैनेज करके चलते रहे हैं आप लोग अब तक? उसमें क्या है बेटा कि हमको हमारे माँ बाप ने कभी ब्लाइंड नहीं समझा जी। तो बाजार का काम कुलीन भाई करते, महेश भाई की जब ताकत थी तो वो भी करते थे। क्या और मुझे घर का सारा काम, मेरे से बड़ी एक सिस्टर थी, उसकी शादी होने के बाद में मेरे को मम्मी ने कहा कपड़े धो, झाड़ू लगा, क्या नहीं आता है तो भी करो, और सारा घर का काम धीरे धीरे उन्होंने हमको सिखाया। हमारे मदर फादर ने कभी हमको ब्लाइंड समझा ही नहीं। अगर गिरोगे तो भी संभलोगे, कोई चीज गिरा हो के भी आओगे तो उससे भी तुम सीखोगे, यूं करके और हमें आगे बढ़ाया। क्या जी। और उस जमाने में तो मतलब में घासलेट वगैरह भी नहीं मिलता ना, तो कुलीन भाई आगरा गेट से मिट्टी का तेल लेके आते थे। पूरे अजमेर में से कहीं न जहाँ मालूम पड़े कि यहाँ वस्तु मिलेगी तो वो लेके, उन दिनों तो 1974 में तो राशन की भी बड़ी दिक्कत थी, तो राशन के गेहूं वगैरह लाना, कहाँ मिलेगा, क्या करना। मेरे पापा कहते तुम देखो। हाँ, एक बार कुलीन भाई का एक्सीडेंट भी हो गया 72 में पैर का, तो इलाज करवा के मेरे भाई भाभी ने हमको खूब सहयोग दिया। हालांकि इंदौर रहे वो, पर भाई भाभी भी
कहीं पे भी हमको पीछे नहीं हटने दिया और सारा काम हमने खूब प्रेम से किया, खूब आनंद से। अब तो भाई साहब भाभी जी की भी डेथ हो गई, तो हम लोग यही हैं। और राजकोट में तो बाई दी वे क्या हुआ कि मेरे महेश भाई से बड़ी सिस्टर के पड़ोस में एक मकान बिक रहा था जी। हाँ, तो 2005 में तो ऐसे ही बैठे बैठे बात निकली भांजे की और कुलीन भाई की कि भाई देख मामा तू ले तो ले, नहीं तो मैं तो लूंगा। कुलीन भाई ने मेरे भांजे की बहू को बोला कि हिना तू तो 21 रुपए दे के और बुक करा लिया, और अब कोरोना के कारण हम यहाँ, मेरी भाभी की डेथ हुई तो गई हुई थी, तो मेरा भांजा इन दोनों भाइयों को भी यहाँ ले आया। तो हम कोई शादी समारोह में रुके हुए थे, तो अब कोरोना के कारण अभी हम अजमेर जा नहीं पा रहे हैं। और अब ये महेश भाई के क्या है कि कंसंट्रेटर है, और मेरे ये भांजा और भांजे की बहू बेटे बहू की तरह काम करते हैं, तो मेरी भी हिम्मत नहीं होती अजमेर के लिए प्रपोजल देने की, क्योंकि अब हम सब वरिष्ठ नागरिक हो गए ना। बिल्कुल बिल्कुल। वासंती जी, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करने में, आपकी यादें सुनने में। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे कि आप तीनों भाई बहन हैं, तो आप कैसे, तीनों दृष्टिबाधित है, तो आप लोग कैसे रहते हैं, कैसे एक दूसरे की मदद करते हैं आप? उसमें क्या है कृष्णा बहन के हमारे मदर फादर ने हमको कभी ब्लाइंड समझा नहीं ना, तो मतलब में, और हमारा फ्रेंड सर्कल भी बहुत ही अच्छा रहा, ग्रुप हमारा अंध विद्यालय का और आदर्श नगर के साथियों का। तो उसके कारण क्या हुआ है कि मेरी मम्मी बहुत सफाई पसंद, तो पहले तो मेरे को कुछ नहीं करने देती थी, खाना वगैरह बनाना करना, पर जब मम्मी की थोड़ी सी तबीयत लास्ट में बिगड़ी तो कहने लगी कि हमारे एक मार साहब थे, वो दृष्टि बाधित थे, तो महेश भाई के दोस्त रहे, टीचर भी रहे अजमेर ब्लाइंड स्कूल में, शर्मा मार साहब करके थे, नाथुराम जी शर्मा, तो वो अकेले रहते थे और अप टू डेट रहते थे। तो वो यूँ कहते कि तुम खाना बनाना मत बनाओ, पर वो शौकीन बहुत थे, लस्सी वगैरह पीना, गांठिया खाना और अप टू डेट रहना। तो कहने लगे तुम लोग मस्ती से जीना, अगर हम नहीं भी हों तो तुम तीनों भाई बहन मस्ती से रहना, जिससे कि कोई तुम्हें दिक्कत नहीं हो। तो तू सब्जी बनाना सीख जा, तो सब्जी है या छोटा मोटा बना लो, तो तुम लोग भूखे नहीं रहो। और मिठाई वगैरह नमकीन तो सब बाजार में मिलता ही है, यूं करके। तो मम्मी की डेथ के बाद हमारे एक सोनी परिवार है, रामजस जी सोनी और शंकर जी सोनी, वो हमारे साथ ही टीचर रहे हुए। तो शंकर भाई साहब मेरे को कहते तू खा, और ब्लाइंड लड़कियां खाना बनाती तू क्यों नहीं, तो वो रोज मेरे को पूछते आज क्या बना रही है, देख मैं तेरे को बताऊं, ऐसे बना। और मेरे पापा और शंकर भाई साहब दोनों ने मिल के मेरे को खाना बनाना सिखा दिया। और मेरे को एक रोटी बनाने में दिक्कत नहीं सीखी, क्योंकि ब्रेल पढ़ने में वो रोटी सेकने में दिक्कत आती है ना, इसलिए रोटी बनाना नहीं आता, बाकी सब बना लेती हूँ। यहाँ कोई ऐसी प्रिपरेशन नहीं है जो मैं नहीं बना पाती। लेकिन मैडम कहते हैं ना कि आमतौर पर कई बार कहते हैं ना भाई बहनों में भी मतलब खटपट हो जाती है कई बातों को लेके, किसी के विचार अलग, किसी के विचार अलग, कोई निर्णय भी लेना होता है ना, छोटे छोटे और बड़े बड़े बहुत तरह के निर्णय लेने होते हैं घर के हर काम में। तो इस सब में तालमेल कैसे बिठाया आप सबने, आप तीनों ने? उसमें क्या है बेटा कि मेरे पापा शुरू से मतलब मैं ऐसे रखा कि भाई मैं और हमारे बीच वाले भाई साहब और मम्मी, जो भी कोई पारिवारिक मायरा भरना है या किसी को फाइनेंशियल हेल्प करनी है या कहीं जाना है, कोई निर्णय लेने हैं, तो वो यूँ कहते। तो इन दोनों भाइयों ने कहा कि जो आप लोग करोगे वो, तो इन दोनों भाइयों ने और हमारी भाभी ने कभी कोई वो नहीं करा विवाद। तो मतलब मैं कोई भी निर्णय लेने होते तो मम्मी मेरे को मतलब मैं कहते भाई ये भांजे की शादी है, ये करना है, कुमुद भाई क्या करना, तो हमारे भाई साहब जो भी कहते हम लोग कर लेते। और फाइनेंशियली भी क्या था
कि मतलब आप महेश जी सर की बात कह रहे हैं, वो जो भी कहते हैं बाकी लोग मान लेते? नहीं, हमारे बीच वाले भाई साहब, हम वो साइटेड थे ना, तो अच्छा। हमारे फादर का ये था कि जो कुमुद भाई कह दे वो अपन को मानना। और हमारे कपड़े वगैरह सारा वही के भाई शादी ब्याह में लेना करना, कोई मार्केटिंग का मम्मी और भाई साहब ही करते। तो हम लोग फिर अच्छा बाद में क्या हुआ, मतलब भाई साहब धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए तो वो बड़ौदा आ गए। तब हमने जब उनकी बेटी की शादी का नक्की हुआ कि भाई अब तो ये गुजरात की तरफ डाइवर्ट होगा, तब फिर हमने हमारा मतलब में फाइनेंशियली हमारा सबका साथ तो है, पर फिर भी हमने हमारा अजमेर डिपार्टमेंट का अलग शुरू कर दिया। और अजमेर का मकान वो सारा कुलीनदाई संभालते, फिर फादर और मदर और कुलीनदाई ये नक्की करते, यूं करके। और हमारा मतलब एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग इतनी क्लियर कि एक जो बोलेगा वो एक दूसरा जेल ही लेगा। और मदर फादर के जाने के बाद मैडम, मदर फादर के जाने के बाद हम पहले तो क्या था कि हम छोटे थे ना, तो फादर को था कि भाई कोई शादी करके अलग हो जाए, तो इसलिए सबका इंडिविजुअल रखते। पर फादर की डेथ के बाद में हम तीनों ने एक साथ ही शुरू, क्योंकि अब हमारा कोई शादी का या वो तो टेम्पटेशन खत्म हो गया था। जी जी जी। क्योंकि मैं भी मदर फादर की डेथ के टाइम 45-46 साल की हो गई थी। जी जी। क्या तो फिर और महेश भाई तो रिटायर ही हो गए थे। मदर के सामने रिटायर हो गए थे 97 में, इसलिए वो तो कोई बात थी नहीं। पर भाई साहब का एंड तक हमको बहुत सहयोग रहा कुमुद भाई का। जी। और अब उनके भी कोई शारीरिक तकलीफ, उनको कोई कीड़ा काट खाया और 10 दिन में उनकी हो गई डेथ। उसके बाद फिर हम लोग सब मतलब भाभी वगैरह भी, क्योंकि मदर की डेथ के बाद में मेरी भाभी के थोड़ा दिमाग में ये था कि नौकरी छोड़ दो और आप हमारे साथ हो जाओ। तो मैं इन दोनों भाइयों ने मेरे को बचपन से पनपाया, तो मैं छोड़ नहीं सकती। और अपने साथी लोगों ने भी मेरे को कहा, और मेरे एक बड़ी जीजी का लड़का, उसने और उसकी बहू ने, मतलब आरती अशोक करके, और एक भांजी ने कहा कि अगर तू इन दोनों मामाओं को छोड़ेगी तो तेरे, मतलब मैं इतनी हिम्मत रखती हूँ कि तेरे को नौकरी छोड़ के अगर बड़ौदा आ गई तो तेरे को थप्पड़ मार दूंगी। यूँ करके मेरे को, हाँ, मेरी बराबर की है हमारे और उसमें करीबन 3-4 ज्यादा फर्क नहीं। तो उसने मेरे को यूं कहा, और अपने स्कूल के साथी लक्ष्मीकांत और तिवारी, क्या आप इन दोनों भाइयों को नहीं छोड़ोगे? तो फिर हमारे थोड़ा पारिवारिक तनाव भी रहा कि मेरी भाभी को जरा बुरा लगा कि इन्होंने मतलब में हमारा मतलब कहना नहीं माना। और भाई साहब की डेथ तो कोई कीड़ा काटने से हुई, पर उन्होंने हमको ये कह दिया कि भाई तुम ना, हमारे भांजे की भतीजे की बहू जो है ना, वो मतलब में एक नागर होते हैं ना, उसमें विष्णुनगरा नागर होते हैं, हम लोग हैं वर्णनगरा नागर। तो उन्होंने उसके कारण कि मेरे को प्रॉपर वो नहीं मिली, उदयपुर की है मेरे भतीजे की बहू, तो फिर तुम लोगों के टेंशन के कारण भाई साहब की डेथ यूँ करके भाभी ने थोड़ा टेंशन हुआ, तो उसके कारण होता है पारिवारिक तनाव थोड़ा, सब जगह चलती रहती है। बिल्कुल, ये बात तो सही है। लेकिन मैडम, आप लोगों का परिवार इतना बड़ा रहा है, और आज के समय में भी आमतौर पे परिवार में जो एक दृष्टिबाधित व्यक्ति होता है, कभी कभी ऐसा देखने में आता है, या कई लोगों की ये शिकायत भी रहती है कि परिवार के मामलों में या बाकी के भाई बहनों के मामलों में उनकी राय नहीं ली जाती है। तो आप लोगों के मामले में क्या था कि जैसे बाकी के जो भाई बहन थे उनके मामलों में क्या आप तीनों की भी राय ली जाती थी, उसका भी सम्मान किया जाता था उस समय में, या कभी लगता था नहीं यार ये मतलब हमारे साथ हमसे कुछ राय नहीं ली जा रही है? उसमें क्या है कि मैं पैदा हुई ना, उसके 2 साल बाद में मेरी 4 बहनों की तो शादी हो गई, तो वो तो सब अपने अपने परिवार में उलझी हुई थी। मेरी एक सिस्टर मेरे से 3 साल बड़ी थी, उसकी 74 में शादी हुई, तो उसका,
और वैसे क्या है कि मैं तुम्हें बताऊं कि हमारे 500 बहनों का और उनके हस्बैंड का और हमारे को पूरा सहयोग रहा। मेरे सबसे बड़े जीजा जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के विजिलेंस ऑफिसर रहे थे क्या, तो उनको थोड़ा ये था कि इसको दिल्ली क्यों भेज रहे हो तुम। मेरे पापा को कहते कि ब्लाइंड लड़की है, तुम इसको दिल्ली पढ़ने भेज रहे हो, इससे नौकरी करवाओगे, तुम इसको पालना नहीं चाहते हो, तो मैं इसको दिल्ली जाके और रखूंगा। तो मेरे फादर ने कहा, देख तुम आवेश में बोल तो रहे हो पर जिंदगी पर पाल नहीं पाओगे क्या, और इसको पढ़ने दो, इसको नौकरी कराऊंगा, नौकरी करेगी, इन सबको सेल्फ होने दो। मैं 50,000 रुपए रख के जाना नहीं चाहता हूँ, इनको इन बच्चों के लिए 50,000 कमाने लायक बनाना चाहता हूँ। मेरे फादर की ये थ्योरी थी। और मेरी मम्मी भले ही अनपढ़ थी पर पढ़ाई में उनको बाद में जब उन्होंने देखा ना कि भाई भारत स्वतंत्र हुआ, लोग नौकरी करते, तो उन्होंने पढ़ने के लिए हमको बहुत इंस्पायर किया। और सवेरे 4 बजे कहते थे मेरे पापा की चाय बना दी है, खड़े हो जाओ, पढ़ना शुरू करो। तो एक अपने जय किशन जी मार्केट थे, सवेरे 5 बजे मुझे पढ़ाने आते थे जी। और ऐसे करके हमने MA BEd वगैरह किया। परिवार के जो लोग हैं बाकी के आपके बाकी के भाई बहन, उनमें महेश जी सर वगैरह की और इनकी राय ली जाती थी या नहीं ली जाती थी? राय लेने का मौका ही नहीं आता था, क्योंकि सब अपने अपने शादियां हो गई थी, बहनों के बच्चों की शादियों के टाइम हम लोग उनके विवाह के उसमें हमेशा हमको बुलाए। और कुलीन भाई को तो बहनों के यहाँ महीने भर पहले बुला लेते कि तू आजा, जिससे कि क्योंकि उस टाइम हम लोगों को थोड़ी साइट थी क्या जी, हमारी साइट तो धीरे धीरे रिड्यूस हुई जी। तो सब जने इन लोगों को बुला लेते, कर लेते। और भांजे भी मेरे से, मेरी बहनों के बच्चे कोई मेरे से 2 साल छोटा है, 2 साल बड़ा है जी। तो उन्होंने हमको कभी मामा मासी माना ही नहीं, उन्हें हमें भाई माना है, भाई बहन की तरह ही। आज भी वो लोग, हम लोग कोई भी बात होती है एक दूसरे की तो दिल की बात बताते हैं, रोज फोन आते हैं, रोज कैसे हो, मामा को कैसे, महेश मामा को बड़ा मानते हो। बाकी सब वो हमारे को अपनी कोई भी राय पूछते हैं, हम उनको राय देते हैं, वो हमको गाइड करते हैं। जैसे अभी ये दोनों भाई पिछले साल बहुत बीमार रहे जी। क्या कुलीन भाई 3 बार हॉस्पिटल गए, एक बार फ्रैक्चर हो गया शुगर और सोडियम कम होने के कारण, एक बार शुगर बहुत डाउन हो गई, एक बार उनको शरीर में पानी भर गया, यूं करके फिर दोनों भाइयों को कोरोना हुआ क्या, और महेश भाई के ये फेफड़ों की तकलीफ हुई। तो मतलब मैं यही कहते कि तुम्हें अब राजकोट से हिलना ही नहीं है, कितना ही मन हो तुम लोग ये राजू हीना भाभी के पास ही रहो, और वो जो कर रहे हैं तो उनका सहयोग लो, और कोई भी तकलीफ है तो पूरा परिवार हमारा साथ है। बहुत बढ़िया। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही। रक्षाबंधन की एक बार फिर से सभी को शुभकामनाएं। और आज हमारे कार्यक्रम में मेहमान हैं भाई बहन, जो कि राजकोट गुजरात से हमारे साथ हैं। वसावड़ा परिवार, सबसे बड़े हैं महेश जी वसावड़ा सर, फिर कुलीन कांत वसावड़ा सर और वासंती वसावड़ा मैडम। और आप इन तीनों की बातचीत अभी तक आप सबने सुनी। तो कृष्णा दीदी, हाँ जी, इस अवसर पर इस कहानी को सुनते हुए आप अपनी ओर से कुछ कहना चाहेंगे या कोई बात ऐड करना चाहें? ये ऐसा लग रहा है वसंती मैम के पास बहुत सारा खजाना है और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जिया है और जीना भी सीखा है और बहुत हिम्मत है उनके अंदर। और मैम से मैं यही पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्या पालना मिली आप लोगों को, कैसे अब 3 लोगों की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग है? आजकल हम देखते हैं कोई भी भाई बहन साथ में रहना पसंद नहीं करते हैं, झगड़े हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों को लेकर के या प्रॉपर्टी को लेकर के, बहुत सारी चीजें। मतलब दृष्टि बाधित हो जरूरी नहीं है, दृष्टिवान होते हुए भी भाई बहनें साथ में रह नहीं पाते हैं, लेकिन आप तीनों इस उम्र तक भी अभी भी उतनी ही प्यार से रहते हैं। इसका कारण है कृष्णा बहन कि हमारे मम्मी पापा ने हमको इसी प्रकार ऐसा सेक्टर बना दिया कि इसी प्रकार तैयार किया
कि मेरे क्या हुआ कि 74 में मेरी सिस्टर की, मेरे से बड़ी वाली सिस्टर की शादी हुई। तब से हम 5, मम्मी पापा और हम तीनों अजमेर ब्लाइंड स्कूल में हम तीनों थे, तो साथ आना जाना। दोनों में से एक भाई मेरे साथ आता। और मैं आपको बताऊं कि मैं साड़ी पहनना करना, ये मेरे से बड़ी वाली सिस्टर, हमको किस प्रकार से समाज में रहना, ये हमारे बहनोई और बहनों ने सबने हमको गाइड किया। फिर मम्मी पापा हमेशा हमारे साथ रहे, भाई ये मैचिंग है, ये ऐसा है। तो हमको कभी कोई ब्लाइंडनेस महसूस ही नहीं हुई। क्या हमारे साथी भी बहुत इतने अच्छे कि कोई भी, मान लो एक बार का किस्सा बताऊं कि मैं तैयार हुई स्कूल जाने के लिए, और मैं क्या वो अपन सेफ्टी पिन लगाते ना पल्लू पे, तो वो लेने गई, तो मेरे मतलब में नील होती है ना, गली नील मेरे कपड़ों पे गिरी। तुरंत मेरे फादर ने कहा कपड़े बदलो और दोबारा तैयार होके जाओ। क्या तो ऐसी कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं, पर तुरंत हमारे फादर और मम्मी मेरी बहुत अप टू डेट रही। तो हमको कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि हम दृष्टिहीन हैं और हमें ऐसे नहीं रहना है। या मतलब मेरे फादर मदर का यही था कि तुम 4 जने खड़े हो तो चारों में तुम सबसे स्मार्ट लगो, इस प्रकार से रहो। तो तीनों को इस प्रकार से ब्रॉटअप किया। लेकिन कृष्णा दीदी आपसे सीधा सा ये पूछना चाह रहे थे मैम, हाँ। कि आप तीनों में कभी कुछ झगड़ा होता है कि नहीं, ये बताइए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी मतलब कोई टीवी के लिए कभी हो जाए तो हो जाए कि भाई टीवी तेज चला रहे हो, धीमे चला रहे हो, बाकी तो कोई बात का कोई सवाल ही नहीं, प्रश्न मतलब ऐसा विचार ही नहीं आते कि हम तो झगड़ा भी कोई चीज होती। आपस में इतना प्यार कैसे हो सकता है? अब ये तो मैं क्या बताऊं आपको, क्योंकि बड़े भाई हमेशा हमारे फादर ने उनको इसी प्रकार रखा कि मैं इसका है वो फाइनल, तो उन्होंने तो कभी मगजमारी करी नहीं। और तो जो भी है, अब खर्चा करना होता है या कोई बात होती है, मैं उनको कह देती हूँ भाई ये करने का है, वो कह देते हैं हाँ ठीक है तू जो कर वो फाइनल। तो अभी भी जैसे कोई ये जैसे मेरे भांजे की छोटी लड़की की शादी है 7 दिसंबर की, तो मैंने कहा देखो ये लोग अपने को ये कर रहे हैं, अपन को बच्ची को ये करना है। उन्होंने कहा तू जो कर देगी वो फाइनल है। तो वो दोनों भाई कभी विवाद किया ही नहीं हमने, तो अंडरस्टैंडिंग शुरू से ऐसी क्लियर नहीं है। अभी भी कोई विवाद नहीं है? आप कहानी पूरा सुना रहे हैं लेकिन भाई पूरा बैठ के सुन रहे हैं। हाँ, कोई विवाद नहीं, बहुत व्यवस्थित उससे। अच्छा फिर क्या है कृष्णा बहन की, मेरी ये जो हम अभी जहाँ रह रहे हैं ना, तो ये मेरे भांजा और भांजे की बहू है, तो भांजा पर वो महेश भाई के बेटे बहू की तरह काम करते हैं। तो हमारा जो भी फाइनेंशियल मैटर है वो हमारे ये दोनों बैंक में रहे हुए हैं, भांजा और भांजे की बहू। क्या तो बैंक का सारा डीलिंग वगैरह उनके माध्यम से हो जाता है कि भाई ये फिक्स करानी है, बैंक है, इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स का सारा मेरे ये भांजा और भांजे की बहू ही डील करते हैं। हमने उनको सारा बता रखा, तो कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा अभी अजमेर का मकान है, इतने दिनों से बंद है, तो हमारे क्या है कि हमारे जो मकान मेन रोड पे है, क्या हाईवे पे, नसीराबाद हाईवे, तो एक चाय वाले भैया हैं, तो करीबन 45 साल से वहीं चाय बनाते हैं अपने घर के आगे। तो वो जो है ना, वो अभी घर को संभाल रहे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। रोज सवेरे शाम फोन करके बिजली पानी के बिल वगैरह सब वही हो जाते हैं। आजकल तो ऑनलाइन का जमाना, तो कोई टेंशन ही नहीं। बहुत बढ़िया। यहाँ पर मैं कुलीन जी सर से थोड़ी सी अब चाहूंगा बात। हाँ, कुलीन भाई से बात कर जी, क्या? जी। और फिर एंड मेरे से कर लेना बोल। अभी हाँ, अभी आपसे एंड करेंगे। जी कुलीन जी सर,
मैडम ने बताया कि बाहर के सारे काम मतलब मार्केट के और इधर उधर के आप किया करते थे। हाँ। तो मतलब आपने फिर कैसे ये सब मैनेज किया? कभी मोबिलिटी वगैरह की ट्रेनिंग ली या कभी आपको मतलब एक्सीडेंट भी जैसा मैडम ने बताया हो गया था? अब ये तो सब चीजें क्या है कि हो जाती है। अच्छा। एक बार 2 बार क्या है काका कहते थे वो वसंती बेंजी जैसा कहा ना, क्योंकि एक बार काम बिगड़ेगा आपसे। अच्छा। आपसे पैसे भी कोई गलत ले भी लेगा जी। और आपको सब्जी वाला सब्जी गलत भी दे देगा। जैसे लौकी दे रहा है वो कड़क लौकी दे दी, फूल गोभी आपको पीला और कीड़े वाला दे दिया। एक बार आपको पता लग जाएगा ये चीज ऐसी गलत आई है तो दूसरी बार आप अपने आप समझ जाओगे। बिल्कुल। क्या ऐसे समझ के लेते थे। और फिर बाजार के काम, दूसरे काम क्या है कि अब तो अभी भी मैं करता था, अभी भी बाजार के हूँ, पर अब मैं एक रिक्शा वाले की मदद से करता हूँ। अच्छा, मतलब आज इस उम्र में भी आप तैयार हैं मार्केट के सारे काम करते रहते हैं? बिल्कुल। मार्केट के काम सब मैं करता हूँ। घर में कोई गैस रिपेयर कराना है तो वो दुकान मेरे को पता है, हमारा परमानेंट ही वो दुकानदार है, उसको गैस दे दिया कभी की रिपेयर करना है। फिर उसके बाद में अपने किराने की दुकान, ये तो तुम भी जानते हो कि श्री कल्याण के यहाँ से तुम भी लेते हो और हम भी लेते हैं। तो श्री कल्याण के यहाँ लिस्ट देनी, माल रिक्शा में डाल के लिया, सब काम और बाकी तो होम सर्विस आजकल तो सब देखे हो गई। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सर। तो आज ये बताइए सर कि आपने भी खाना वाना बनाना सीखा कि केवल? नहीं सीखा है भाई, और सीखा है। ऐसा है कि 1968-69 में जब मैं बीकानेर में था तब पिताजी ने कहा कि देख भैया ऐसा काम कर, एक चाय पीने भी जाएगा और चाय पी के इससे चाय थोड़ा सा बनाना सीख जा। जब चाय बनाने चालू की तो फिर यार तो फिर खिचड़ी भी बन सकती है क्या? और खिचड़ी बन सकती है, चल ऐसे एक काम कर, अपन जो है तू आटा ओसन ले और मैं रोटी उतार दूंगा। फिर धीमे धीमे क्या भैया कोशिश कर तो देखे। यानी फादर का जो इनिशिएटिव जो रहता था ना, उससे थोड़ा उनका डिवोशन और इनिशिएटिव बहुत देते थे। कभी लगता नहीं था सर कि पिताजी बहुत कड़क हैं, सब कुछ सिखा के ही दम लेंगे हमको? हाँ नहीं वो तो कड़क भी है तो लचीले भी ऐसे ही थे। अच्छा, हाँ, क्योंकि मेरे को क्या नाइट ब्लाइंडनेस जैसा था क्या। बीकानेर में जब मैं 68-69 में नौकरी करता था तब मेरे को सड़क की बत्तियां दिखती थी। अच्छा। तो एक अपने रास्ते का नक्शा में सड़क की बत्ती से बना लेता था। जी। तो काका के आज यार खाना खाने मैं नहीं चलूंगा, बीच में होटल में खाने लग गए थे। अच्छा। यार मैं तो नहीं चलूंगा, तू जा यार, और कल मैं तो चला जाऊंगा नौकरी पे, फिर तेरे को तो अकेला रहना है। सही है। तो ऐसा करके फिर उन्होंने रात को रास्ता सिखाया। दिन में क्या हो गया, वहाँ बीकानेर में कुत्ते बहुत सड़क पे पड़े रहते थे। तो आसपास के लोगों को इशारे से कहते थे कि भाई ये लाइन निकलेगा तो कोई कुत्ता अगर सड़क पे बैठा हो पड़ा हो तो उसको कंकर मार के तुम हटा देना। और इसको मारता कहते मारता थोड़े दाएं चलो थोड़े बाएं चलो, कुत्ता पड़ा है या ठंड पड़ा है भाई। जबरदस्त सर। तो इस प्रकार आप तीनों का अनुभव और बड़ा ही आनंद आया। कार्यक्रम मतलब समय कब निकल गया ये पता ही नहीं चला बात करते करते। नहीं वो तो कोई बात नहीं। सर आप ये बताइए कि आज के इस मौके पर, इस कार्यक्रम में आप अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो मैं यही देना चाहूंगा कि भाई के हमारी तरह तुम भी थोड़ा एकदम वैसे रहो और कोशिश करो कि हम अपने सारे बाजार के काम, घर के काम और बैंक वगैरह के काम हम अपने आप कर सके। सेल्फ देना सीखा है अपने के लिए कहता क्या। जी वासंती मैडम, आप कार्यक्रम के अंत में मैं चाहूंगा कि उनसे
2 मिनट बात की जाए। हाँ, उनसे बात की जाए। और संदीप, हम भी तुम्हारी तरह हम MA BEd हैं हो। जी 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 बिल्कुल। MA BEd है और मैंने संगीत में विशारद भी किया हुआ है। क्या बात, क्या बहुत। और उससे और मेरे ख्याल से पढ़ा था वो तो तुमने भी देखा ही होगा। जी जी जी। चलो ये लो, आप बहन जी को मेरी तरफ से ओम शांति कहना और सबको मेरी तरफ से ओम शांति। जी 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 वासंती मैम, बड़ा मजा आया बात करके और काफी अनुभव आपने साझा किए। कार्यक्रम के अंत में मैं चाहूंगा कि आप आशीर्वाद दीजिए हमारे सभी सुनने वालों को और आप क्या संदेश देना चाहेंगे। मैं तो यही कहूंगी कि हमेशा अपने आप को दृष्टिहीन नहीं समझना और आत्मविश्वास सबसे बड़ा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा ना तो बाधाओं से अपन आगे बढ़ सकते हैं। डरने का नहीं, समझदारी और विश्वास, और मेरे भोले शंकर पे जरूर विश्वास रखना। वो जरूर अपना, वो कहते हैं ना, आ जाते हैं राम बुला के देख लो, तो वो जरूर अपन को शक्ति देता है, हिम्मत देते हैं। ईश्वर भोले शंकर सबकी रक्षा करता है। और बस, और एक बात मैं जरूर कहूंगी कि जो व्यक्ति खड़ा हुआ और चलने लगेगा तो बाधाएं अपने आप रास्ता निकाल के और अपने वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसलिए बिल्कुल डरना नहीं, घबराना नहीं। और सबको हमारी तरफ से रेडियो मधुबन और रिकॉर्डिंग क्लब के सभी साथियों को खूब खूब आशीर्वाद है। क्या बस भगवान खूब सुखी रखे। बहुत मजा आया है। और मेरा गोलू गोलू बस भगवान बहुत धन्यवाद मैम, खूब सुखी रखे। हाँ दीदी, कृष्णा बेन, आप अपनी बात कह करके इस कार्यक्रम पर अपनी राय व्यक्त करके दीदी, और कार्यक्रम का समापन कृष्णा दीदी आज आप कीजिए। हाँ, उससे पहले मैं चाहती हूँ सर एक गाना गाए, उन्होंने विशारद किया है तो गाने को हम रोके सूखे क्यों करें। तो दो लाइन कुलीन भाई। सुख के सब हरिओम। हाँ जी बोलिए। 2 लाइन गाओ। 2 लाइन गा करके सर कार्यक्रम को आप समाप्त कीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल। सुख के सब साथी दुख में न हो, मेरे राम तेरा नाम एक है साजा दूजा न हो। ऐसा। आप वासंती बहन के लिए क्या गाना गाना चाहेंगे? आज राखी है, रक्षाबंधन का दिन है। वो मेरे साथ रही है, अभी तक रही है। और बस कृष्णा बहन, हम लोग सब बस ये अपने भगवान से प्रार्थना करो कि हम जैसे मिलजुल के रहे हैं वैसे ही शांति से हमारा लोगों का टाइम पूरा हो। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे कोई नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। हाँ, जय बोले। थैंक यू। ये रहा आज का हमराही कार्यक्रम। कृष्णा दीदी से मैं आग्रह करूंगा कि आप अपने तरीके से, अपने अंदाज में इसको आज समाप्त करें। दोस्तों, आज हमराही में हमने वसावड़ा परिवार की भाई बहनों से मिले हैं और आज की जैसे रक्षाबंधन है तो भाई बहन एक दूसरे की रक्षा करे और साथ निभाए। और हमराही का भी यही मकसद रहता है कि हम जीवन में एक दूसरे का साथ निभाए और एक अच्छे हमराही बने। और हम जब हमराही के साथ रहते हैं तो बहुत अच्छी यादें होते हैं। तो उन्हीं यादों को आज आपने हमारे साथ बांटा और आप तीनों भाई बहनें हमारे लिए बहुत अच्छे रोल मॉडल है कि कैसे जिंदगी भर इस प्यार का बंधन एक आत्मीयता के साथ कैसे जिया जा सकता है। हैट्स ऑफ टू ये तीनों भाई बहनें। और मैं शुक्रगुजार हूँ, आज इन तीनों से मिलने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो दोस्तों, हम अभी विदाई लेते हैं आप सभी से। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए हमराही के साथ।
तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 90.4 FM। और आपको ये कार्यक्रम सुनना है तो आप रेडियो मधुबन का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और आपके पास कोई फीडबैक है, आप बताना चाहते हैं तो आप रेडियो पे फोन कर सकते हैं 9414151415 इस नंबर पर, या ईमेल कर सकते हैं info@radiomadhuban.in। नमस्कार।